नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, काफी समय से आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। तो वैकेंसी आ चुकी है और आपका पेपर 21 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। करीबन करीबन आप लोगों के पास 3 महीने हैं। 3 महीने में बिल्कुल अच्छे से जमकर तैयारी करो, क्योंकि हमें कृषि पर्यवेक्षक बनना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं यहाँ पर आपको पशुपालन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, और पशुपालन विज्ञान का सिलेबस आपने देख लिया होगा। जितना सिलेबस है उसमें से करीबन करीबन हम काफी सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं। मैं आपको गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इसके अलावा ऊंट, इसके अलावा आपके जो औषधियां हैं, रोग हैं, कई सारे टॉपिक हैं जिनको ऑलरेडी मैं आपको कवर करवा चुका हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पशु चयन की विधियां। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से पशुओं का चयन किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिख दे। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखा तो सब कुछ इसी वीडियो में याद हो जाएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे पशुओं के चयन की विधियां, मेथड ऑफ सिलेक्शन। जब हम कोई भी पशु को खरीदते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके गुण कैसे हैं, क्या ये हमारे लिए अच्छा है। कोई गाय जब हम खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि यार दूध देती है या नहीं देती है, कितनी बिहारी ब्याई है, ठीक है, कितना दूध आगे दे सकती है, खान पान इसका कैसा है, शरीर कैसा है। कई सारी चीजों को देखकर हम उस पशु को खरीदते हैं। तो वही विधियां आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब देखो, जो पशुओं का चयन किया जाता है, दो प्रकार से हम पशुओं का चयन करते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक रूप से, और एक होता है कृत्रिम रूप से। देखते हैं दोनों क्या है डिटेल में। अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ सिलेक्शन, पशुओं का चयन तो दो तरीकों से किया जाता है मेरे दोस्तों। कितने तरीकों से किया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि कितने तरीके, तो दो तरीके आप बताओगे। सबसे पहला जो आता है वो आता है आपके प्राकृतिक। कौन सा आता है? प्राकृतिक विधि आपकी आती है। प्राकृतिक विधि द्वारा हम पशुओं का चयन करते हैं, इसको नेचुरल मेथड हम बोलेंगे। इसके अलावा सेकंड नंबर पे दोस्तों हमारे पास आता है कृत्रिम विधि। कौन सी विधि आती है? कृत्रिम विधि, आर्टिफिशियल मेथड की यहां पर हम बात करने वाले। तो पशुओं का चयन कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से किया जाता है। कि पहला तो है प्राकृतिक विधि, दूसरा है कृत्रिम विधि। अब प्राकृतिक विधि में क्या करते हैं? प्राकृतिक विधि में हम क्या करेंगे कि पशु का बाहर से शारीरिक दशा देखकर उसका चयन कर लिया जाता है। ऐसी विधि को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक विधि कहा जाता है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, नेचुरल सिलेक्शन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। इस सिलेक्शन में क्या होगा कि पशु की बाहर से क्या देख ली जाएगी? उसकी दशा देख ली जाती है। उस आधार पर ही पशुओं का चयन किया जाता है। इसको कहा गया है प्राकृतिक विधि। अब हम बात करते हैं कि सर कृत्रिम विधि क्या होती है। अगर मैं बात करूं कृत्रिम विधि या आर्टिफिशियल मेथड की, तो इस विधि में क्या करते हैं, जो मनुष्य होता है ऐच्छिक गुणों के आधार पर पशुओं का चयन करता है। ऐसी विधि को क्या कहा जाता है? कृत्रिम विधि कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस समझना। इसमें तो हमने क्या किया था, पशु की दशा या उसका जो शरीर था उसको देखकर हमने उसका चयन किया था, सिलेक्शन किया था। बात करें कृत्रिम विधि में हम क्या कर रहे हैं, जो ऐच्छिक गुण वाले पशु हैं। कौन से पशु मेरे दोस्तों? जो ऐच्छिक गुण वाले पशु हैं, ऐच्छिक गुण वाले पशु, उनका क्या करते हैं? चयन करते हैं। और ये मनुष्य के द्वारा किया जाता है, ये भी मनुष्य के द्वारा किया जाता है। लेकिन ऐच्छिक गुणों का मतलब क्या है? तो ऐच्छिक गुणों का मतलब है कि वो अपने अकॉर्डिंग देखेगा कि उसको क्या चाहिए, किस तरीके का चाहिए। वो जो जानवर खरीदना चाहता है वो दूध की प्राप्ति के लिए खरीदना चाहता है, या गाड़ी बैल चलाने के लिए खरीदना चाहता है, या हल चलाने के लिए खरीदना चाहता है। अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। तो ऐच्छिक गुणों के आधार पर क्या करेगा? पशुओं का चयन करता है। ऐसी विधि को कहा जाता है कृत्रिम विधि। तो आई होप अभी आपको इतना समझ में आया होगा कि जो पशुओं का चयन है दो विधियों के द्वारा हम करते हैं। एक तो होता है आपके प्राकृतिक और एक होता है आपके कृत्रिम। तो प्राकृतिक में आपको क्या नोट करना है? सिंपल सा नोट करना है कि पशु की बाह्य शारीरिक दशा को देखकर पशुओं का चयन करना क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक विधि कहलाता है। अगर आप नोट करना चाहो तो यहां पे नोट कर सकते हो, पशुओं पशुओं की
बाह्य, पशुओं की बाह्य शारीरिक 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 दशा देखकर चयन करना, चयन करना मेरे दोस्तों, ये क्या कहलाता है? यही आपके प्राकृतिक विधि कहलाता है। अब हम बात करें कृत्रिम विधि की, तो आइए डिटेल में हम समझते हैं इसको। अगर मैं बात करूं कृत्रिम विधि, हेडिंग लगाएंगे दूसरे नंबर पे कृत्रिम विधि, कृत्रिम विधि। और मेरे दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल मेथड कहा जाता है। अब इस विधि की अगर मैं बात करूं कि विधि क्या होती है, तो उसमें आप लिखोगे मनुष्य अपने ऐच्छिक गुणों के आधार पर पशुओं का चयन करता है, इसको कहा जाता है कृत्रिम विधि। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। पहले आप इसकी परिभाषा नोट कर सकते हो। मनुष्य द्वारा, क्या नोट करना है मेरे दोस्तों? मनुष्य द्वारा ऐच्छिक गुणों के आधार पर, ऐच्छिक गुणों, ऐच्छिक गुणों के आधार पर, आधार पर चयन करता है। क्या करता है? चयन करता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कृत्रिम विधि। इसमें ऐच्छिक गुण याद रखने हैं अच्छे तरीके से, उसमें बाह्य शारीरिक दशा हमने याद रखी थी। अब हम बात करें कि जो कृत्रिम विधि है इसके भी अलग अलग मेथड हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहला जो मेथड आता है इसमें, वो आता है व्यक्तिगत चयन। मेरे दोस्तों कौन सा आता है? याद रखोगे अच्छे से, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत चयन। इसके अलावा अगर हम बात करें, व्यक्तिगत को भाई थोड़ा सा सही कर लेना, व्यक्तिगत चयन की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। व्यक्तिगत चयन पहला तो कौन सा आएगा? व्यक्तिगत चयन आएगा। दूसरा जो आपके आता है मेरे दोस्तों, ये आता है वंशावली। कौन सा? वंशावली चयन, वंशावली चयन। और तीसरे नंबर पर आता है आपके संतति, बिल्कुल डिटेल में इनको पढ़ाऊंगा, संतति चयन। इसके बाद आता है आपके फोर्थ नंबर पे कुल स्कोर, कुल स्कोर विधि। इसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे सांड प्रजनक, सांड प्रजनक सूचक विधि, सूचक विधि। और एक आता है सिक्स नंबर पे प्रदर्शन, प्रदर्शन व्रत विधि। तो आपके टोटल जो पशुओं के चयन करने की विधियां हैं किसमें? कृत्रिम में। ये कितनी है? 6 हैं। ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन देगा इनमें से ही देगा, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। जैसे कि उसने पूछा कि बताइए जो अधिक बच्चे जन्म देने वाले पशु होते हैं उनमें सबसे अच्छी विधि कौन सी है। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो 6 नाम आपको याद होनी चाहिए। पहला तो आता है व्यक्तिगत चयन विधि, ठीक है। दूसरा आता है वंशावली चयन विधि। थर्ड आता है संतति चयन विधि। फोर्थ आता है कुल स्कोर विधि। फिफ्थ आता है सांड प्रजनक सूचक विधि। और 6 नंबर पे है प्रदर्शन व्रत विधि। आइए डिटेल में जानते हैं एक एक विधि के बारे में कि व्यक्तिगत चयन क्या होता है, वंशावली चयन क्या होता है, संतति चयन क्या होता है, कुल स्कोर विधि क्या है, किस तरीके से स्कोर हम देखेंगे, डिटेल में जानेंगे। सांड प्रजनक विधि क्या है, इसमें किस तरीके से सांड का प्रजनक मतलब चयन करेंगे। 6 नंबर पे आता है प्रदर्शन व्रत विधि, किस तरीके से इसमें चयन किया जाता है, बिल्कुल डिटेल में हम जानने वाले हैं। हेडिंग लगाइए। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे मेरे दोस्तों किसकी? व्यक्तिगत चयन विधि। व्यक्तिगत चयन विधि, और इसको इंडिविजुअल मेथड भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके और भी नाम हैं, जैसे कि किन नामों से जाना जाता है, तो इसको फिनोटाइप चयन या फिर समूह वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनर हो सकता है अलग नाम से क्वेश्चन पुटअप कर ले, तो यहाँ पर व्यक्तिगत चयन विधि हमने लिखा, इसमें सबसे पहला एरो लगा के लिखोगे इसे, इसे फिनोटाइप, इसे फिनोटाइप चयन या, बोलो क्या बोला मैंने, या समूह वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, या फिर समूह वर्ण, समूह वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है।
तो क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको इसके नाम याद रखने हैं कि सर जो व्यक्तिगत चयन है इसको वंशावली इसको फिनोटाइप चयन हम बोलेंगे या फिर इसको समूह वर्ण के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखते हैं कि इस विधि में क्या होता है। देखो बहुत आसान है। व्यक्तिगत, इसमें क्या किया जाता है, व्यक्तियों के द्वारा जो पशु होता है उसकी शारीरिक दशा को नॉर्मल तरीके से देखकर चयन कर लिया जाता है। ऐसी विधि को आपके क्या कहा गया है, व्यक्तिगत चयन विधि कहा गया है। अगर आप इसकी परिभाषा नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, नोट करेंगे। इस विधि में पशुओं के बाह्य लक्षणों को देखकर पशुओं का चयन किया जाता है। पशुओं का चयन किया जाता है, देख लो बहुत आसान है। ये एक विधि आपको याद हो गई है। इसमें जिन वर्ड पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये शब्द आपको याद होनी चाहिए। बात करें किसकी, व्यक्तिगत चयन विधि की। इसमें व्यक्ति के द्वारा जो पशु होता है फिनोटाइप, जैसा कि आप जानते हो 10th में आपने पढ़ा होगा, जो बाह्य लक्षण है उनको हम देखेंगे और उनको देखकर क्या करेंगे कि यार पशु अच्छा है या खराब है। अगर खराब होगा, अच्छा नहीं लगेगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो पशु अच्छा होता है, इसकी शारीरिक बनावट अच्छी होती है, सींग अच्छे होते हैं, आयन अच्छा होता है, इन सब चीजों को बाहर से देखकर, मतलब आउटलुक की मैं बात कर रहा हूं, बाहर से देखकर हम क्या करते हैं, उसका चयन करते हैं। ऐसी विधि को फिनोटाइप चयन या फिर समूह वर्ण भी कहा जाता है। इसमें आपको अंडरलाइन कर लेना बाह्य लक्षण, और पहले दो शब्द हमने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखे हैं। चलिए बात करते हैं अगली विधि, सेकंड नंबर पे कौन सी विधि आती है मेरे दोस्तों, बोलो। वंशावली। कौन सी, वंशावली चयन विधि। अगर मैं बात करूं कि इस विधि को और किन नामों से जाना जाता है, तो देखो इसको पारिवारिक विधि भी कहा जाता है, फैमिली या पेडिग्री मेथड भी कहा जाता है। तो चलिए इसके नाम नोट करते हैं। इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो उसको पारिवारिक, इसे पारिवारिक विधि या पारिवारिक चयन, इसको हम फैमिली सिलेक्शन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैमिली सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको पेडिग्री मेथड भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहा जाता है, पेडिग्री मेथड। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। किसकी बात कर रहा हूं, वंशावली चयन की बात कर रहा हूं। इस विधि को पारिवारिक विधि, फैमिली सिलेक्शन या पेडिग्री मेथड के नाम से भी जाना जाता है। नाम याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूं, समझना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर इसको भी हिंदी में लिख के आपको दे सकता है। यहाँ जो पेडिग्री लिखा हुआ है इसको हिंदी में दे देगा कि बताइए पेडिग्री विधि या पेडिग्री मेथड। यहाँ पारिवारिक विधि आपको दे सकता है, वंशावली चयन विधि आपको दे सकता है। अब समझते हैं कि ये विधि क्या होती है। इस विधि में क्या होता है, तो पशुओं के जो पूर्वज होते हैं उनकी 3 पीढ़ियों को देखकर क्या किया जाता है, पशुओं का चयन किया जाता है। व्यक्तिगत में तो हमने क्या देखा था, सिर्फ बाह्य लक्षणों को देखकर हमने क्या किया था, जो बाह्य लक्षण है उनके आधार पर ही चयन कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं वंशावली चयन की। इस विधि में हम क्या कर रहे हैं कि जो पशुओं के पूर्वज हैं, अब पूर्वज की भी 3 पीढ़ियां देखी जाती हैं, उन तीनों पीढ़ियों को देखकर इनका चयन किया जाता है। तीनों पीढ़ियों को क्या देखेंगे कि भाई कैसी पीढ़ी थी पहले, क्या दूध वगैरह अच्छा था, जो बैल वगैरह है वो अच्छे से कृषि में काम कर रहे थे, मृत्यु दर वगैरह कैसी है, कई सारी चीजें होती है, उन सबको देखा जाता है। उनके आधार पर क्या किया जाता है, चयन किया जाता है किनका, पशुओं का। कौन सी विधि में, तो वंशावली चयन विधि में। इसकी परिभाषा नोट करोगे, इस विधि में पशुओं के पूर्वजों की, किसकी बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, जो मर चुके हैं, है ना, या अभी भी कुछ हो सकता है जीवित हो। इस विधि में पशुओं के पूर्वजों की 3 पीढ़ियों को देखकर, कि 3 पीढ़ियों को देखकर पशुओं का चयन किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे दोस्तों,
पशुओं का चयन किया जाता है, चयन किया जाता है। ऐसी विधि को क्या कहा जाता है? तो ऐसी विधि को वंशावली चयन, नाम से पता चल रहा है। भाई देखो ना यार, इसमें हमने किसकी बात की है? यहाँ पर वंश की बात की है, और यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं? वंश की बात करें कि पशुओं का वंश हमने देखा है, और कितना देखा है? तो 3 पीढ़ियां हमने देखी है, तब जाके हम उसका सिलेक्शन कर पा रहे हैं, तब जाके कह रहे हैं कि हाँ ये पशुओं में स्वीकार हैं या अस्वीकार हैं। ठीक है ना? इस तरीके से हम क्या करेंगे? पशुओं का चयन करते हैं। बात करते हैं 3rd नंबर पे, संतति विधि। कौन सी? संतति विधि या संतति परीक्षण के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसको इंग्लिश में प्रोजेनी टेस्टिंग या प्रोजेनी सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। 3rd नंबर, संतति संतति परीक्षण, संतति परीक्षण, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोजेनी प्रोजेनी सिलेक्शन मेथड, प्रोजेनी सिलेक्शन मेथड के नाम से भी इनको जाना जाता है। यहां से जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है अधिकतर, वो इनके अन्य नामों से रहती हैं कि और किन किन नामों से इनको जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो संतति परीक्षण है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोजेनी टेस्टिंग, है ना? प्रोजेनी टेस्टिंग भी लिख सकते हो आप यहाँ सिलेक्शन की जगह, ऐसा नहीं है, प्रोजेनी टेस्टिंग, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? संतति परीक्षण कहा जाता है। आइए बात करते हैं, अगर हम बात करें कि इसमें पशुओं का क्या देखा जाता है, तो पशुओं का जीनोटाइप देखा जाता है। क्या देखा जाता है? उसके जीनों को देखा जाता है, उसके आधार पर पशुओं का सिलेक्शन किया जाता है। ये विधि सबसे महंगी विधि है। तो आइए डिटेल में नोट करते हैं, इसे और किस नाम से जानेंगे? इसे इसे जीनोटाइप क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? इसे जीनोटाइप वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, वर्ण के नाम से भी जाना जाना जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर फिनोटाइप वर्ण हमने किसको कहा था, जीनोटाइप वर्ण हम किसे बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। तो संतति परीक्षण को किस नाम से जान रहे हैं? जीनोटाइप वर्ण के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि इसमें पशुओं के क्या देखे जाते हैं? जीन देखे जाते हैं। इसके अलावा यह सबसे महंगी विधि है, तो अगला नोट करोगे, यह सबसे महंगी विधि है, यह महंगी महंगी विधि है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि महंगी विधि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? संतति परीक्षण जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें पशुओं का चयन कैसे करते हैं? इस विधि में इस विधि में पशुओं का चयन, पशुओं का चयन जीनोटाइप को देखकर किया जाता है, जीनोटाइप जीनोटाइप को देखकर देखकर किया किया जाता है। तो क्या याद रखना है आपको? इसमें क्या करेंगे? पशुओं के जीनों को देखा जाता है, उसके आधार पर पशुओं का सिलेक्शन किया जाता है। अच्छा, ये विधि कौन से पशुओं में अधिकतर अपनाई जाती है? तो इस विधि को ऐसे पशु जो एक बार में ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं, उन पशुओं में ये विधि अपनाई जाती है। तो अगला एरो लगा के आप लिखोगे, ऐसे पशु जो जीवन काल में अधिक पशुओं को जन्म देते हैं, उनमें ये विधि अपनाई जाती है। अगला एरो लगा के, यह विधि जो पशु अपने जीवन काल में काफी बच्चों को जन्म देते हैं, काफी बच्चों को जन्म देते हैं, उनमें अपनाई जाती है, उनमें अपनाई जाती हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन कौन से पशु हैं? आपके मुंह पर ही नाम होगा, बताइए ऐसे कौन कौन से पशु हैं जिनमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है, संतति परीक्षण का? तो याद रखना, जीवन काल में ज्यादा बच्चे कौन देता है? क्या मैं सुअर की बात करूं? सुअर ज्यादा बच्चे देता है। मैं मुर्गियों की बात करूं, मुर्गियां ज्यादा बच्चे देती है। तो मुर्गियों में और सुअरों में कौन सी विधि को अपनाया जाता है? अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो उसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? प्रोजेनी सिलेक्शन मेथड या प्रोजेनी टेस्टिंग मेथड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, जैसे कि मैंने बात की किसकी? मुर्गियों में, किसमें मेरे दोस्तों? मुर्गियों में व सुअरों में। मुर्गियों व
सुअरों में ये विधि अपनाई जाती है। सुअर क्या होता है? सस स्क्राफा, और मुर्गी क्या होती है? गैलस डोमेस्टिकस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन दोनों पशुओं में जिस विधि को अपनाया जाता है उसको क्या कहा गया है? संतति परीक्षण। एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूं। इसी को जीनोटाइप वर्ण के नाम से हम जानते हैं। महंगी विधि है, पशुओं का चयन जीनोटाइप को देखकर किया जाता है, और जो जीवन काल में काफी बच्चे देते हैं उन पशुओं में विधि अपनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर हमने बात की मुर्गियों की और सुअर की। चलिए बात करते हैं अगली विधि जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छी विधि है। नाम क्या है? कुल स्कोर विधि। क्या बोलेंगे उसको? कुल स्कोर विधि या टोटल स्कोर मेथड के नाम से हम उसे जानते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे कुल स्कोर विधि। कौन से नंबर पे? 4th नंबर। क्या नाम है मेरे दोस्तों? इसका नाम है कुल स्कोर। कुल स्कोर विधि। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या करेंगे? एक स्कोर निर्धारित किया जाता है, उसके आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, इसको चयन सूचक नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चयन सूचक नाम से इसको जानेंगे, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल टोटल सिलेक्शन टोटल सिलेक्शन मेथड, या फिर इसी को टोटल सिलेक्शन कार्ड मेथड भी बोला जाता है। आप यहाँ पे कार्ड भी नोट कर लेना। क्या कहा जाता है? तो 3 नाम आपको याद रखने हैं। एक तो कुल स्कोर विधि इसी को बोलते हैं, चयन सूचक विधि भी इसी को कहा जाता है, टोटल सिलेक्शन कार्ड मेथड भी इसी को कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जो पशु होते हैं उनके पर्टिकुलर एक एक भाग को अलग अलग अंक दे दिए जाते हैं। 100 नंबर में से अलग अलग अंक दे दिए जाते हैं। उनके आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। जितने ज्यादा अंक होंगे उसको चयन कर लेंगे, कम होंगे उसको कम चयन करेंगे, या 75 से जिनके कम अंक हैं उनको हम चयन नहीं करते हैं। बिल्कुल डिटेल में जानते हैं, नोट करते हैं। आप लोगों के कमेंट आते हैं थ्योरी नोट नहीं करवाते, तो इस बार जो भी क्लास में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ सब में थ्योरी आपको नोट करवा रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, आप नोट्स बना सको, घर बैठ के उनको बार बार पढ़ सको। जैसे आप एक क्लास पढ़ रहे हो और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो इस क्लास का कोई मतलब नहीं है, तो आपको याद नहीं रहेगा। मैं हर वीडियो में स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि अगर कृषि पर्यवेक्षक बनना है, मैं पर्टिकुलर कृषि पर्यवेक्षक की बात नहीं कर रहा, जितने भी एग्जाम होते हैं अगर आपको फाइट करने हैं तो सबसे बेस्ट जो मेथड है स्टडी का वो क्या है? लिख लिख कर याद करना। जहां तक लिखोगे नहीं वहां तक याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप याद कर लेते हो तो याद रखना एग्जाम में भूल जाते हो, वहां गलत आंसर लगा के आते हो, फिर कहते हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है? कि आपको लिख लिख कर पढ़ना है। जो भी क्लास आपको पढ़ाई जाती है उसको आप लिखे, उसके बाद आप उसको 2-4 बार पढ़े, तब जाके वो चीज आपको परमानेंट याद रह पाती है। नहीं तो एग्जाम तक हमें याद होते हुए भी वहां पे गलत आंसर लगा के आते हैं। उसका रीजन यही है कि हमें वो ज्यादा समय तक याद नहीं रह पाता। इसका भी रीजन है, अगर आप हाथ से लिखोगे, आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा 10th क्लास में। तो जब हमारा हाथ वर्क करता है, हमारी आंखें देखती हैं, माइंड वर्क करता है, तो कई सारी चीजें हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उन चीजों को याद कर लेती है। ठीक है ना? इसीलिए लिख लिख कर पढ़े, अच्छे से पढ़े। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में डाले, टेलीग्राम पे डाले, या व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखे हैं उस पर आप मैसेज करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कहीं बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन भी आते हैं, उनको रिप्लाई में वहीं पर दे देता हूँ। और जो बच्चे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी ऑफलाइन करना चाहते हैं कोटा से, तो आप 7665686175 पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल आपको नहीं करना है, और कोई भी जो भी क्वेश्चन आपका हो वो आप पूछ सकते हो, वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इस विधि के बारे में, कुल स्कोर विधि के बारे में। तो सबसे पहला एरो लगा के लिखोगे, सर्वोत्तम विधि है, मतलब सबसे अच्छी विधि है। पशुओं के चयन की, पशुओं के चयन की सबसे अच्छी विधि है। चयन की सबसे 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 अच्छी विधि है। कहने का मतलब है सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? अगर एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुल स्कोर विधि या चयन सूचक या टोटल सिलेक्शन कार्ड मेथड हो जाएगा। आगे और भी इसकी थ्योरी अगर हम नोट करें तो थ्योरी में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि पशुओं को अंकों में विभाजित कर दिया जाता है और 100 अंकों में से उनको अंक दिए जाते हैं। उनके आधार पर पशुओं का क्या किया जाता है?
चयन किया जाता है। चलिए इसका थ्योरी वाला पार्ट हम नोट करते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पर एक और पॉइंट हम देख लेते हैं, किस विधि को किसने विकसित किया था। अगर उन वैज्ञानिकों के नाम की मैं बात करूं तो ये किया था स्मिथ और हेलेस द्वारा। इस विधि को स्मिथ, क्या नाम है मेरे दोस्तों, स्मिथ व हेलेज द्वारा विकसित किया गया। विकसित किया गया। यह आपको याद रखना है। मैंने दो नाम यहाँ पर लिखे हैं, एक तो स्मिथ व हेलेज। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बताइए जो कुल स्कोर विधि है इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्मिथ और हेलेज के द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलिए इसका थ्योरी वाला पार्ट नोट करते हैं। एक आदर्श पशु को इस विधि में एक आदर्श पशु को 100 अंकों में विभाजित कर दिया जाता है। कैसे, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना कि सर 100 अंक क्या होते हैं। हमने इतना ही पढ़ा है कि 100 अंकों में विभाजित करते हैं, कैसे करते हैं ये भी बता के जाऊंगा। आदर्श पशु को 100 अंकों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। जिन पशुओं का स्कोर अच्छा होता है उनका चयन कर लिया जाता है, और जिनका स्कोर अच्छा नहीं होता है उनको निष्कासित कर दिया जाता है या उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिन पशुओं का क्या मेरे दोस्तों स्कोर अच्छा होता है, जिन पशुओं का स्कोर अच्छा होता है उनका चयन कर लिया जाता है। और जिनका अच्छा नहीं होता है उनको क्या कर दिया जाता है मेरे दोस्तों, रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उनका चयन नहीं किया जाता है। तो आई होप ये विधि आपको समझ में आई होगी। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, डिटेल में बता के जाऊंगा मैंने क्या बोला इस विधि में। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है कुल स्कोर विधि। पशुओं के चयन की सर्वोत्तम या सबसे अच्छी विधि, सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, तो क्या आंसर आएगा, चयन सूचक विधि है। इसको किसने विकसित किया था, तो स्मिथ व हेलेज नामक वैज्ञानिक द्वारा इसको विकसित किया गया था। इसमें क्या करते हैं, एक आदर्श पशु को 100 अंकों में विभाजित कर देते हैं, और जिन पशुओं का स्कोर अच्छा होता है उनका चयन कर लिया जाता है, और जिनका स्कोर अच्छा नहीं होता है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कहने का मतलब यही बात है मेरे दोस्तों, जैसे हम कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी में अगर हमारा स्कोर अच्छा हुआ, ठीक है, कट ऑफ से ऊपर गया अगर हमारा स्कोर, हमने अच्छे से एग्जाम दिया, अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सही किए, तो उनके आधार पर ही कृषि पर्यवेक्षक का सिलेक्शन ले लिया जाएगा। और जिनके नंबर काफी कम आ रहे हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब कट ऑफ से नीचे वाले को। अब कितनी कट ऑफ है किसकी, इस विधि की, तो 75 है। कितनी है, 75। आइए जानते हैं बिल्कुल डिटेल में, बात करेंगे थोड़ा और भी डिटेल में, तो किस तरीके से अंकों का निर्धारण किया जाता है। तो एक तरफ तो आप लिखोगे अंक और एक तरफ लिखोगे आप श्रेणी। क्या लिखना है मेरे दोस्तों, एक तरफ तो लिखना है आपको अंक और एक तरफ आपको लिखना है श्रेणी। और मेरे दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक और शेयर कंटिन्यू करते रहे, है ना, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंटों के पास ये वीडियो पहुंचेगा उतना ही आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। और सिलेबस आपका पशुपालन विज्ञान का चरण सीमा पे चल रहा है, इसके बाद में आपका एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर दूंगा, और आपके एग्जाम के पहले पहले सिलेबस कवर कर लेंगे। इसके अलावा कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको करवाने वाला हूं बिल्कुल डिटेल में। अगर आप कहोगे कि सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमें करवा दो, पर्टिकुलर जिस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बस मुझे आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, आप इसको लाइक और शेयर करें अधिक से अधिक। चलिए बात करते हैं अंक। यहां पर अगर मैं बात करूं कि ऐसा पशु जिसको 90 से ज्यादा अंक आ रहे हैं, अगर 90 से ज्यादा अंक हमने दिए, अंक कैसे देंगे सर, बात करूंगा इसकी भी, बस थोड़ा सा देखते हुए चले क्योंकि क्वेश्चन आता है यहां से। अगर 90 से ज्यादा अंक हैं पशु के तो समझ लो कि वो तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, तो इस पशु को हम क्या बोलेंगे, सर्वश्रेष्ठ पशु बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जो सर्वश्रेष्ठ हैं क्या उसका चयन करना है या नहीं करना,
तो करना है, 90 से ज्यादा है तो हमने उसको सर्वश्रेष्ठ पशु बोला है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि एक ऐसा पशु है जिसको हमने अंक दिए मेरे दोस्तों कितने, 85 से 90 अंक हमने दिए, उस पशु को हम क्या बोलेंगे, उस पशु को हम बोलेंगे बहुत अच्छा। क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा। अरे आप लोगों ने रेटिंग तो दी होगी ना, जब किसी भी कंपनी का फोन आता है तो फीडबैक के लिए वो हमसे कहते हैं कि बताइए रेटिंग दीजिए। अगर आप हमसे संतुष्ट हो, हमारे कस्टमर ने आपकी पूरी पूरी हेल्प की है, तो आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे। ठीक है, इस तरीके से वो नंबर आपको याद रखने हैं। अगर 90 से ज्यादा अंक हैं तो सर्वश्रेष्ठ पशु हैं, और अगर 85 से 90 अंक हैं तो बहुत अच्छा पशु है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, 80 से 85 अंक अगर उस पशु को मिल रहे हैं तो क्या वो बहुत अच्छा होगा। उसको हम बोलेंगे कि सर ये तो अच्छा पशु है, इसका भी सिलेक्शन किया जा सकता है, मतलब हाँ कर सकते हैं इसका सिलेक्शन, गुड, ये वेरी गुड, और ये तो लाजवाब हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक्सीलेंट हो गया। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर ऐसे पशु जिनको अंक कितने मिल रहे हैं, 70 से 80 मिल रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, तो स्वीकार्य कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, स्वीकार्य। क्या कहेंगे, स्वीकार्य। अच्छा, स्वीकार्य का मतलब क्या है, एक्सेप्टेबल। हाँ, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ है, या ऐसा तो नहीं है बहुत अच्छा है या अच्छा है, लेकिन हाँ हम स्वीकार कर सकते हैं कि हमारा काम चल सकता है। ऐसे पशुओं को कितने अंक दिए जाते हैं, या जितने 70 में से 80 अंक दिए, तो ऐसे पशुओं के लिए हम कहेंगे कि हाँ स्वीकार्य हैं, अच्छे तरीके से हम इनका सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा भी नहीं है। चलिए बात करते हैं, इसके अलावा ऐसे पशु भी होते हैं जिनको 60 से 70 अंक दिए जाते हैं। कितने, 60 से 70 अंक वाले जो पशु हैं उनको हम बोलेंगे कि देखो ज्यादा खराब भी नहीं है लेकिन ज्यादा अच्छा भी नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ठीक ठाक है। क्या है मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा तो नहीं है ज्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है तो हमारा काम चल जाएगा, ये 2 बेल आप हमें दे दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ऐसे पशु जिनको 60 से कम अंक मिल रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे मेरे दोस्त अस्वीकार्य। क्या बोलेंगे कि नहीं, 60 अंक वाले को कौन स्वीकार करेगा यार, कृषि पर्यवेक्षक में ही 60 अंक से कुछ नहीं होता। तो याद रखना, ऐसे पशु जिनको 60 अंक दिए जा रहे हैं या 60 से कम दिए जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको हम नहीं खरीद सकते, उन पे हम पैसा बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई फायदा नहीं है हमें। ठीक है, हमें फायदा किनसे है, अगर मैं बात करूं नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ के बारे में, जिसको टोटल अंक कितने मिले हैं, 90 से ज्यादा। इसके बाद 80 से 85 वाले को हमने बोला कि बहुत अच्छा पशु है, उसके बाद 80 से 85 को बोला कि हाँ अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70 से 80 को हमने बोला स्वीकार्य है, खरीद लेंगे। ठीक है, इसके अलावा 60 से 70 वाले को क्या बोला, हाँ यार मुझे जरूरत तो है, मेरा काम चल नहीं रहा है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है, चलो ठीक है इसको डन करते हैं। इसके अलावा हमने बात की है ऐसे पशु जिसको 60 से कम अंक अगर हम मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, यार इसको तो मैं ले ही नहीं सकता, क्या फायदा। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं अंकों के बारे में। अब 100 अंक मैंने आपको बताए, ठीक है, अब 100 अंक किस तरीके से निर्धारित किए जाते हैं तो चलिए समझते हैं। मतलब गुणों के आधार पर अंक दिए जाते हैं, समझना। एक टेबल मेरे पास है, इस टेबल को यहाँ लिखवाना पॉसिबल नहीं है, काफी लंबी चौड़ी है, क्लास में टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो इस टेबल को मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए इस टेबल में किस तरीके से याद रखेंगे, ये आपकी कौन सी प्रणाली है, तो मेरे दोस्तों ये कार्ड प्रणाली है। कौन सी, कार्ड प्रणाली, मतलब यही विधि है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस विधि में क्या करेंगे समझना, अलग अलग अंक दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों यहाँ पर किसकी, सामान्य सामान्य उपस्थिति, सामान्य उपस्थिति के जो अंक हैं वो कितने हैं मेरे दोस्तों, डिटेल में बताऊंगा आपको, चिंता मत करिए, है ना। इसके जो टोटल अंक हैं वो 18 अंक निर्धारित किए गए हैं। कितने अंक मेरे दोस्तों, 18 अंक दिए जाएंगे अगर उसकी सामान्य स्थिति अच्छी है। अब इसमें क्या देखा जाएगा तो समझना, जैसे कि जानवर का आकार कैसा है, इसके अलावा नस्ल कैसी है, नस्ल कौन सी है, उम्र कितनी है, ठीक है, इसके अलावा जानवर का रूप कैसा है, उसकी स्टाइल कैसी है, दुग्ध वर्ण उसका कैसा है, स्वभाव कैसा है, शरीर लचीला है या नहीं है, त्वचा कैसी है, इन सब चीजों को देखकर अगर ये सारी की सारी चीजें अच्छी होती है तो पशु को टोटल कितने नंबर मिलेंगे, बोलो 18 नंबर पशु को दिए जाएंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं यहां पर तो आता है सिर और गर्दन को देखा जाएगा मेरे दोस्तों। किसको देखा जाएगा, सिर व गर्दन को देखा जाता है। सिर और गर्दन अगर अच्छी होती है तो इस केस में पशुओं को 9 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं, 9 नंबर।
अब इसमें भी क्या देखेंगे सर, सिर और गर्दन में सिर जैसा होता है वैसा ही होता होगा, गर्दन जैसी होती है वैसी होती होगी, नहीं, इसमें देखेंगे देखो थूथन हम देखेंगे कि चौड़ी नासिका और बड़ी होनी चाहिए, तो थूथन है वहां कैसा होना चाहिए, चौड़ी नासिका होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा चेहरा कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, साफ कट होना चाहिए चेहरा, बढ़िया है ना, ठीक ठाक। इसके अलावा चेहरे की नसें उभरी हुई होना चाहिए, ये चीज हम देखेंगे। माथा, माथा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल चौड़ा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा खासा। सींग कैसे होने चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, एक नस्ल की विशिष्ट या विशेष गुण भी है। इसके अलावा हम बात करें गर्दन, तो गर्दन पतली होनी चाहिए और मध्यम लंबाई की होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं काफी ज्यादा लंबी हो जाए जिराफ की तरह। इसके अलावा आंखें कैसी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी और चमकीली होना चाहिए। कान कैसे होने चाहिए, कान अच्छे होने चाहिए, उनका आकार अच्छा होना चाहिए और अच्छी तरीके से सेट होना चाहिए, ऐसा नहीं इधर उधर हो रहे। इसके अलावा हम बात करें मतलब नॉर्मल तरीके से सब कुछ ठीक होना चाहिए, तो हम इस पशु को कितने नंबर देंगे, 9 नंबर हम यहाँ पर देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम क्या देखेंगे, उसका फ्रंट क्वार्टर देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे दोस्तों, फ्रंट क्वार्टर। फ्रंट क्वार्टर के जो नंबर दिए जाते हैं एनिमल को, वो 7 नंबर दिए जाते हैं। कितने नंबर, 7 नंबर दिए जाते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि मुरझाया हुआ तो नहीं है, टांगे सीधी है या नहीं है, अच्छे तरीके से है या नहीं है, बारीक है या चिकनी है, कैसी है, सब चीजों को देख के 7 नंबर इसको दे दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या देखा जाता है फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे देखेंगे उसकी बॉडी को, उसकी बॉडी की बनावट कैसी है, और अगर बॉडी की बनावट अच्छी है तो उसको टोटल 20 नंबर दिए जाते हैं। इसमें क्या देखना है, सीना चौड़ा गहरा होना चाहिए, सींग चौड़े होने चाहिए, ठीक है, फसलियां चौड़ी और अच्छी तरीके से उभरी होनी चाहिए, पार्श्व पतला गहरा भरा हुआ होना चाहिए, बॉडी को पूरे तरीके से देखा जाता है। इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे मेरे दोस्तों बात आती है किसकी, हिंद क्वार्टर की। किसकी बात आती है, हिंद क्वार्टर। और अगर मैं हिंद क्वार्टर की बात करूं तो इसके लिए जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, ये है 12। अच्छा, हिंद क्वार्टर में क्या क्या आता है तो सुनना ध्यान से। कूल्हे की हड्डियां आएगी, वो अच्छे से होना चाहिए, उभरी हुई होना चाहिए और दूर दूर तक फैली हुई होना चाहिए कूल्हे की हड्डियां। इसके अलावा दुम लंबा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। पिन हड्डियां, प्रमुख पिन हड्डियां आपने देखी होगी, पशुओं की लंबाई जब हम नापते हैं तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। जांग, जांग की अगर मैं बात करूं तो पतली होनी चाहिए, व्यापक रूप से अलग और उभरी हुई होनी चाहिए। पिछले पैर सीधे होने चाहिए और अच्छी तरीके से अलग और बारीक ढंग से होने चाहिए, तब तो हम क्या बोलेंगे उसको 12 नंबर यहाँ पर हम देने वाले हैं। इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूं स्तन विकास की 6 नंबर पे, किसकी बात कर रहा हूं, स्तन, स्तन विकास। और स्तन विकास इसको दिए जाते हैं सबसे ज्यादा नंबर, कितने, 34 नंबर। मैंने आपको एक क्यों नोट करवाया, इसीलिए नोट करवाया कि अगर ज्यादा डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कुल स्कोर विधि में सबसे बढ़िया तरीके से किसको देखा जाता है, तो स्तन विकास को देखा जाता है। इसमें उसका आकार देखा जाता है और दूध की नसें देखी जाती है कि टेढ़ी मेढ़ी है कैसी नहीं है, दूध कैसा देती है, पूरे आयन को अच्छे तरीके से बारीकी से देखा जाता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो कितने नंबर, 34। अच्छा, मोटे मोटे नंबर मैंने आपको बताया, इनमें भी अगर बारीकी से जाओगे जैसे कि 34 नंबर कैसे होंगे, तो 34 नंबर कुछ इस तरीके से होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आकार उसका सही है, ठीक है, आकार में भी क्या, अग्रभाग और पिछला भाग अगर सही है तो उसको 5 नंबर दे दिए जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूं कि दूध के कुएं बड़े होने चाहिए, असंख्य होने चाहिए, तो उसको 2 नंबर दे दिए जाते हैं। इसके अलावा दूध की जो नसें हैं लंबी और टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए, तो उसको 2 नंबर दे दिए जाते हैं। इस तरीके से टोटल कितने नंबर होते हैं, 34 नंबर। अगर आप इनका टोटल करोगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, 100 नंबर हो जाएंगे। तो ये मैंने बोला था कि जो आपके कुल स्कोर विधि होती है, इस विधि में पशुओं का विभाजन 100 अंकों में कर दिया जाता है और 100 अंकों के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। 100 अंक कौन कौन से हैं, एक तो कि सामान्य स्थिति उसकी देखेंगे, सिर व गर्दन हम देखने वाले हैं, फ्रंट क्वार्टर हम देखने वाले हैं, बॉडी हम देखेंगे, हिंद क्वार्टर हम देखेंगे, स्तनों का विकास हम देखेंगे। इसके आधार पर नंबर दे दिए जाते हैं पशुओं को। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, अगली विधि के बारे में हम बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये थी फोर्थ विधि। फिफ्थ नंबर पे बात करेंगे सांड प्रजनक सूचक विधि। फिफ्थ नंबर, सॉरी, फिफ्थ नंबर पे कौन सा आएगा मेरे दोस्तों, ये आता है सांड प्रजनक, सांड प्रजनक सूचक विधि या प्रजनक सांड सूचक विधि भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्टा भी लिख देना इसको, प्रजनक, प्रजनक सांड सूचक
विधि याद रखोगे। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं शेयर इंडेक्स। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, शेयर इंडेक्स। चलिए बात करते हैं ये विधि क्यों अपनाई जाती है, कैसे अपनाई जाती है। तो ध्यान रखना इस विधि में भी क्या करते हैं, एक तरीके से जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक विधि पढ़ाई थी संतति विधि, है ना, सेम वैसी विधि है, लेकिन इस विधि में क्या किया जाता है, उसका प्रजनन क्षमता को देखकर सांड का चयन किया जाता है। और सांड चयन करने की सबसे उत्तम जो विधि है वो कौन सी है, प्रजनक सांड सूचक विधि है। तो इसमें क्या करेंगे, प्रजनन क्षमता तथा उसके जीनोटाइप को देखकर या प्रदर्शित करके चयन किया जाता है। तो अगला एरो लगा के लिखोगे, इस विधि में सांड की प्रजनन क्षमता तथा जीनोटाइप को देखकर पशुओं का चयन किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, पशुओं का चयन किया जाता है। ऐसी विधि को क्या बोला है, ऐसी विधि को ही तो प्रजनक सूचक सांड विधि बोला है। इसके अलावा सांड चयन करने की उत्तम विधि है क्या मेरे दोस्तों, सांड चयन करने की उत्तम विधि है। कौन सी विधि है मेरे दोस्तों, उत्तम विधि है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ये विधि आपकी कौन सी हो गई, 5th नंबर की हो गई है। इसमें याद क्या रखना है कि प्रजनन क्षमता को देखकर तथा जीनोटाइप को देखकर हम चयन करेंगे। और सांड चयन सबसे अच्छी विधि जो है वो कौन सी है, यही विधि है सांड प्रजनक या फिर प्रजनक सांड सूचक विधि। आई होप ये विधि भी आपको समझ में आई होगी। अब लास्ट विधि आपके बची है, कौन सी, नाम बोलो फटाफट, क्या होगा उसका नाम, प्रदर्शन व्रत विधि। क्या नाम है, प्रदर्शन व्रत विधि। चलिए बात करते हैं 6 नंबर, प्रदर्शन व्रत विधि। क्या बोला इसको दोस्तों हमने, प्रदर्शन व्रत विधि बोला है। अगर मैं बात करूं इसको इंग्लिश में, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉविंग रिंग मेथड। क्या बोलते हैं, सॉविंग रिंग सिलेक्शन मेथड। ये आपको याद रखना है। अब समझते हैं कि ये विधि क्या होती है। देखो प्रदर्शन व्रत विधि में क्या किया जाता है, एक गोला बना लिया जाता है। और यह विधि अधिकतर प्रदर्शनियों में या जो मेले वगैरह लगते हैं पशुओं के, उनमें इस विधि को अपनाया जाता है। इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, आपने देखा होगा मेलों में या कहीं पर भी जहां पे प्रदर्शन वगैरह होता है, जहां प्रदर्शनियां वगैरह लगी होती है, वहां पर इन पशुओं का क्या करवाया जाता है, इन पशुओं के बीच प्रतियोगिता करवाई जाती है। ये प्रतियोगिताएं, कई प्रतियोगिताएं आपने भी देखी होगी। और इन प्रतियोगिताओं में जो सबसे अच्छे पशु होते हैं, जो उन प्रतियोगिताओं को जीत जाते हैं, उनके विजेता हो जाते हैं, उन पशुओं का चयन कर लिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए मेलों में पशु चयन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आंसर क्या जाएगा, प्रदर्शन व्रत विधि आपका आंसर जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप नोट करोगे यह विधि मेलों में तथा प्रदर्शनियों में अपनाई जाती है। यह विधि मेलों व प्रदर्शनियों में पशु चयन की विधि है। कहां पर इस विधि को अपनाया जाता है, तो आंसर क्या जाएगा बालको, आंसर जाएगा कि सर मेले हो गए और प्रदर्शनियां हो गई, यहाँ पर पशुओं का चयन किया जाता है। अच्छा इसमें किस तरीके से चयन करेंगे सर, तो पशुओं के बीच में दोस्तों क्या करवाई जाती है, प्रतियोगिता करवाई जाती है। इस विधि में पशुओं के बीच प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है, प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। उनके आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। क्या किया जाता है, पशुओं का चयन किया जाता है। द एंड। आई होप दोस्तों पशु चयन की विधियां आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इनमें किसी भी विधि में आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट कीजिए,
डाउट नहीं है फिर भी आपको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखना है। या ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरीके से आपको समझ में आया, आप कमेंट जरूर करें। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर जाए। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जिन्होंने अब तक बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, क्लिक जरूर कर ले, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और हाँ, नोटिफिकेशन अब आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, एग्जाम आ गया है 21 अक्टूबर को। आई होप दोस्तों आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हो। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।